बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऐवान सच में खुश आमदेद। आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से कि वहाँ के जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं आसिम रऊफ़ साहब, जिनके ख़िलाफ़ गुज़श्ता प्रोग्रामों में हमने बड़े इंकशाफात किए और हमने बताया कि किस तरह नारकोटिक्स अद्वियात की इम्पोर्ट, स्मगलिंग और उसके मिसयूज़ में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान मुलव्वस है, उसके चीफ़ एग्जेक्टिव मुलव्वस हैं, बल्कि मुख्तलिफ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो भी मुलव्वस हैं, और ड्रैब के चीफ़ एग्जेक्टिव का और उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का जो गठजोड़ है हमने उसको बेनकाब किया था। इस पर एक बड़े हाई लेवल की इंक्वायरी इनिशिएट हुई और उस इंक्वायरी का रिज़ल्ट आया। आज उस रिज़ल्ट को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, जिसमें बड़े पैमाने पर सीनियर ऑफिसर्स की गैर कानूनी तौर पर प्रमोशन की गई और उनकी तकर्रियाँ की गई, उसका फॉलो आउट क्या है उस पर आज बात करेंगे। और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वहाँ पे और भी कई बड़े बड़े गुल खिलाए जा रहे हैं। ज़ीशान खान जो डेप्टी रजिस्ट्रार हैं, सिर्फ उनकी डिग्री ही जाली नहीं, जैसा कि हमने गुज़श्ता प्रोग्रामों में कहा था, और भी जाली डिग्रियां हैं। वो किन किन की हैं उसको डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे और क्या क्या गैर कानूनी काम हो रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहरियार नासिर साहब। डॉक्टर साहब हमारे गुज़श्ता प्रोग्रामों में बड़े तसलसल के साथ शिरकत करते रहे, और ख़ास तौर पर जो हेल्थ के हवाले से हमने प्रोग्राम किए उनमें जितनी भी एक्सपर्टीज़ थी, जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ थी, वो डॉक्टर साहब की थी, और डॉक्टर साहब की रिसर्च और इनके जो तजर्बात थे उनसे हमने इस्तेफादा किया। आज भी हमने जो ड्रैब के हवाले से जो रिपोर्ट आई है इंक्वायरी कमेटी की, चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफिसर के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई है, डॉक्टर साहब ज़रा वजाहत करें कि ये रिपोर्ट है क्या। हनीफ साहब, बात यह है कि ये रिपोर्ट तो पहली तो बात यह कि बहुत लेट आई। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस रिपोर्ट में भी लिखा गया है, शुरू में ये लिखा गया है कि जी कैसे ड्रैप ने ही इटसेल्फ इसको डिले करवाया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी। ये रिपोर्ट है जो आसिम रऊफ़ साहब हैं उनकी जो गैर कानूनी तकर्री और उनकी जो तरक्कियाँ होती रही और वो फिर विद इन नो टाइम जो है वो छलांग लगा के जो है वो उनकी तकर्री और उनकी तरक्की दोनों को, और फिर जो रिकॉर्ड उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, वो सारी चीज़ों को मिला के तो इनकी जो तकर्री है उसको इन्होंने गैर कानूनी कमेटी में करार दिया गया है। जो कमेटी ने जो ये सिफारिशात दी हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जी आप इनकी तकर्री को डी नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक। और अच्छा, ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है ये बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, बड़ी डिटेल के साथ इंक्वायरी की गई। ये किस डिपार्टमेंट ने की है, किस महकमे ये की है? मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने। और ये बहुत सारी शिकायत जो हैं वो गई, कुछ नैब में गई, एक फार्मासिस्ट। सबसे बड़ी शिकायत तो खुद हमारी थी कि जिसमें हमने कहा कि ये रिकॉर्ड नहीं दे रहे या उसमें टेम्परिंग करते हैं, क्योंकि जब रिकॉर्ड आपने सही तरीके से बनाया नहीं होता और कोई मांगता है तो ऑब्वियसली आप जो है वो उसमें टेम्परिंग करते हैं। तो ये शिकायत गई, और कुछ शिकायत गई नैब रावलपिंडी को कि जी इनकी जो तकर्री है उसको आज सर नौ इसका जायज़ा लिया जाए, जो इनकी फास्ट ट्रैक के ऊपर तरक्की हुई है उसको भी देखा जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो सीईओ साहब हैं वो बहुत सारे जो बोर्ड्स हैं उनके ये खुद चेयरमैन हैं। ये कौन कौन से ओहदे हैं इसके पास? एक मतलब तो ये चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं, ये सेंट्रल लाइसेंसिंग कमेटी को भी ये हेड करते हैं। ये जो कंट्रोल इसका फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बिल्कुल लाइसेंसिंग देती है, उसके ये हैं। मतलब देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन इट। अच्छा, ये एक शख्स के पास ये ओहदे नहीं होने चाहिए, ओहदे नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि शुरू से ही ये जब ये काम चला तो इन्होंने जो हमारा सर्विसेज ट्रिब्यूनल है उसमें ये गए और अकॉर्डिंग अच्छा, इनका कैरियर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से ये इन्होंने जंप लगाना कब शुरू किया? जंप इन्होंने लगाना शुरू किया जब इन्होंने एक केस किया आसिम रऊफ़ वर्सेस मिनिस्ट्री हेल्थ डिपार्टमेंट था, लेकिन उसमें जो ड्रैप है वो डायरेक्ट फ्रीक बन गई और इन्होंने अपने आप को सिविल सर्वेंट डिक्लेयर कराया। अच्छा, इससे पहले ड्रैप के मुलाजमीन सिविल सर्वेंट? देखिए, अकॉर्डिंग टू ड्रैप एक्ट सिविल सर्वेंट्स वो नहीं है। अच्छा, ड्रैप एक्ट 2012 के मुताबिक जितने भी ड्रैप के लोग हैं ना वो सिविल सर्वेंट्स नहीं हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने खुद को सिविल सर्वेंट कैसे डिक्लेयर करवाया? उन्होंने ये सर्विसेज ट्रिब्यूनल में गए और इन्होंने जो केस किया था, यहाँ रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जी ये था आसिम रऊफ़ वर्सेस हेल्थ डिपार्टमेंट। लेकिन जब हेल्थ डिपार्टमेंट पेश हुआ तो उन्होंने जी ड्रैप से पूछा, और ड्रैप के जो बंदे उन्होंने पेश किए, जो पार्टी बनी ड्रैप, जो कि ड्रैप को नहीं बनना चाहिए था, वो बन के उन्होंने रिकॉर्ड ऐसा किया कि आसिम रऊफ़ साहब वहाँ से लोअर कोर्ट से ये केस जीत गया सर्विसेज ट्रिब्यूनल से। ये मिली भगत से ये ड्रैप के साथ मिल मिला के खुद ड्रैप के खिलाफ केस किया ताकि अपने आप को वो क्लियर करके और उसमें ये सिविल सर्वेंट डिक्लेयर हो सके। बिल्कुल, ये कर लिया। उसके बाद फिर ये जो हमारा प्रोवेंशियल जो है ना ड्रग कोर्ट और ये सारी चीज़ें,
यहाँ पर पंजाब में देखते रहे काफ़ी टाइम, और इनके पास वहाँ होते हुए पंजाब का चार्ज था। ठीक है। यानी पंजाब में किस चीज़ का चार्ज था इनके पास? पंजाब में ये जो फेडरल जो है ना, सॉरी, जो प्रोविंशियल हमारी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, ठीक। उसमें बहुत सारे, एक ओहदा नहीं है इनके पास। अच्छा, ये प्रोविंशियल में भी है और में भी फेडरल रहे, में वहाँ पे भी रहे। इनके पास एडिशनल चार्जेस थे, जो कि एक हमारे यहाँ एक आम रूटीन की बात है कि एक ऑफिसर के पास बहुत सारे चार्जेस होते हैं। तो ये डिप्टी डायरेक्टर जो है यहाँ पर भी रहे, प्रोविंशियल में भी, और सीईओ ड्रैप के साथ साथ ये जो लाइसेंसिंग कमेटी है, जो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड है, उसको भी देखते रहे, और जो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है उसको भी देखते रहे। काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पिछले दिनों हम जो प्रोग्राम करते रहे नारकोटिक्स अद्वियात की इंपोर्ट का, तो जिन कंपनीज ने वो नारकोटिक्स अद्वियात इंपोर्ट की, तो वो उनको लाइसेंसिंग भी इन्हीं ने जारी की थी। देखें, लाइसेंसिंग वो तो मैटर करता है कंपनी को लाइसेंसिंग कब किस टेन्योर में, लेकिन ज्यादातर जो हमने रिकॉर्ड उसका देखा, जो हमने रिकॉर्ड देखा उसमें मैक्सिमम, चूंकि सिग्नेटरी अथॉरिटी ये हैं, ये उस जो लाइसेंसिंग सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड है उसको ये हेड करते हैं, तो ऑब्वियसली वो इन्हीं के ही दस्तखत। और फिर जो कोटा जो ये करते रहे पास कि ये अद्वियात की बोर्ड का कोटा, तो जो चेयरमैन होता है उस कमेटी का, वो सिर्फ उसको देखता है, वो उसको अप्रूव करता है। लाइक उसके ऊपर ऑब्वियसली सिग्नेटरी अथॉरिटी कोई और होती है, लेकिन वो इनकी इजाज़त और इनके अप्रूवल के बगैर तो ऑब्वियसली आपको पता है कि नामुमकिन है। ठीक है। यानी फिर वो फार्मास्यूटिकल कंपनी सही चीख रही थी ना कि हमने जो कुछ मंगवाया इन्हीं से मंगाया है। कुल मिला के बात ये है कि जो कुछ भी हुआ है वो देखें, वो ड्रैप के मतलब जो चेयरमैन है उनके अप्रूवल के बगैर तो नहीं हो सकता। और जब चेयरमैन के पास बहुत सारे एडिशनल चार्जेस भी होंगे, तो ऑब्वियसली ही इज़ द ओनली अथॉरिटी इन द ड्रैप। और दूसरी बात है कि मुझे ये नहीं समझ आती कि इनसे एक साहब जो हैं वो ऑलरेडी बहुत सीनियर थे, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी किया था कि जी मैं सीनियरिटी लिस्ट में इनसे मतलब सीनियर हूँ, तो आप मुझे भी कंसीडर करें। वो कौन थे? वो एक थे सर, उनका नाम रहमतुल्लाह साहब है, और वो भी उन्होंने भी केस किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो लॉस टू फॉलो अप हो गया या फिर वो कहाँ गया, या फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, तो फिर ये चीज़ों को अपने तरीके से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन बाद में अब ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, इसमें इन पे कौन कौन से एलिगेशन साबित हुए हैं? पहला तो एलिगेशन इंक्वायरी रिपोर्ट में मुझे जो इंक्वायरी कमेटी है, जिसमें दो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, एक सेक्रेटरी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के, वो मुझे बेबस नज़र आते हैं कि वो पहले ही कह रहे हैं कि जी हमें तो रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा था। ठीक। और ये कितने टाइम से इंक्वायरी पेंडिंग थी, और बाय द टाइम आपको पता है बहुत सारे बड़े क्रूशल किस्म की पॉलिसीज़ और सारी चीज़ें उनकी फार्मूलेशन हुई, सब कुछ बना। तो मैं तो यही समझूंगा कि जी इसमें टाइम दिया गया आसिम रऊफ साहब को कि आप मैनेज कर लें, आपने जो करना है कर लें, और रिकॉर्ड भी लेकिन इसके बावजूद घपले इतने ज़्यादा थे कि मैनेज नहीं, ऑब्वियसली वो फिर मैनेज नहीं हो सके। और जो कमेटी में ने जो सिफारिशात दी हैं उनके मुताबिक पहले तो उन्होंने कहा कि जी इनकी जो तकर्री और जो इन्होंने अपने आप को वो केस में जाके सबसे ट्रिब्यूनल में जाके अपने आप को सिविल सर्वेंट डिक्लेयर कराया है, वो सबसे पहले तो आप उसको डिनोटिफाई करें, वो इल्लीगल है। ठीक है, जब इल्लीगल तकर्री होगी तो फिर इनको तनख्वाहें और मराहत वापस करनी पड़ेगी। वापस देखें, ये अब डिपेंड करता है कि ये किस हद तक अपने आप को बचाते हैं। लेकिन उनको तनख्वाहों वगैरह का इतना फिक्र नहीं है, तनख्वाहों के अलावा बड़ा पैसा कमाया ऑब्वियसली। तो उसके बाद दूसरा जो इनके ऊपर एलिगेशन उन्होंने ये लगाया कि जी जब हमने इनसे रिकॉर्ड मांगा तो उन्होंने रिकॉर्ड मैनेज किया, कुछ रिकॉर्ड इन्होंने ज़ाया भी किया, जिसकी एक वीडियो भी इस कमेटी के सामने पेश हुई। और कमेटी को जब डिफरेंट मिनिस्ट्री को डिफरेंट लोगों ने, ऑब्वियसली हमने भी यहाँ बैठ के प्रेशर बिल्डअप किया, कुछ फार्मासिस्ट कम्युनिटी के कुछ लोग थे, ये पुरानी बात थी, उन्होंने भी इस केस को नहीं छोड़ा। तो जब ये तहकीकात हुई तो तहकीकात में ये चीज़ साबित हो गई कि एक तो इनकी जो तकर्री थी CEO के तौर पे, CEO ड्रैप के तौर पे, वो गैर कानूनी है। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने बहुत सारे जो प्रोसेस और जो SOPs हैं उनको इन्होंने बाईपास किया है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जी ये रिकॉर्ड मैनेज करते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि बहुत सारे बोर्ड्स को ये डायरेक्ट देखते हैं, जो कि ये बीइंग चेयरमैन नहीं देख सकते। तो कमेटी ने जो अपनी सिफारिशात दी उसमें एक लंबा फलंदा, ये कोई 56 पेजेस की जो रिपोर्ट है ना, जिसमें आप अगर देख सकते हैं, जो जिसका मैंने चीदा जो मुताला किया है, ये 2017 से जो इन्होंने ऑर्डर लिया वहाँ से सबसे ट्रिब्यूनल से, उसके बाद से आसिम साहब ने अपने आप को जो है वो क्या कहते हैं वन मैन शो करना शुरू कर दिया ड्रैप में। ड्रैप को जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी उसमें पहला तो उन्होंने कहा जी आप इनकी तकर्री को डिनोटिफाई करें। ठीक। दूसरा उन्होंने उस फैसले को नलीफाई कर दिया जो फैसला सर्विस ट्रिब्यूनल में दिया कि जी ही इज़ अ सिविल सर्वेंट। अब ये सिविल सर्वेंट नहीं रहे। तीसरा इन्होंने बहुत सारी छुट्टियां की, तकरीबन 5 साल के लिए जो है वो। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं अगर आपको 5 साल की एक्स पाकिस्तान लीव मैं अगर आपको आपके उसके लिए दिखा दूं
मेरे पास है। इन्होंने कोई 590 दिन के करीब एक छुट्टी की है, 90 दिन की एक छुट्टी है जो विद पे है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता वेल करते गए स्टेप्स में, पहले इन्होंने फुल पे के साथ छुट्टी ली, फिर इन्होंने हाफ पे के साथ छुट्टी ली, फिर इन्होंने मतलब विदाउट पे छुट्टी ली। और ये लेने के बाद जब इस कमेटी ने इनसे पूछा कि जी आप अगर स्टडी लीव पे थे, आप पाकिस्तान से बाहर थे, ऑब्वियसली क्या पढ़ के आए हैं, आपने किसी से एनओसी लिया होगा, आपका कोई अप्रूवल हुआ होगा, वो ये सारे का सारा डाटा या सारा रिकॉर्ड ये फराहम नहीं कर सकते। सिंपल एक्स पाकिस्तान लीव पे चले ये सिंपल एक्स पाकिस्तान लीव पे चले गए आज खुद फैसले के तौर पे, मतलब जज भी खुद, 5 साल तक फुल पे मरात और सारी चीजें ये लेते रहे। कमाल नहीं है वैसे? मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जब पढ़ा तो अच्छा है उन्होंने नहीं, जब देखें, जब आप सारा कुछ खुद कर रहे हैं, आप इतने सारे बोर्ड्स के हेड भी आप हैं, आप ही चेयरमैन हैं, आप ही छुट्टी लेने वाले हैं, आप ही छुट्टी देने वाले हैं, तो फिर तो कुछ भी जो है वो नामुमकिन नहीं है, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और वो वाकई उन्होंने साबित किया कि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जितने बड़े पैमाने पर हमने ये नारकोटिक्स अद्वियात की बात की, एक कंपनी ने हजारों किलोग्राम अद्वियात मंगवाई हैं और इनकी आशीर्वाद से और इनकी अप्रूवल से मंगाई हैं और कोई पूछने वाला नहीं उनको। देखें ना, कमेटी इसमें यही बता रही है कि जो इनकी प्रमोशन थी RO13 से RO14 की, वो भी इलीगल है। मतलब जो इन्होंने नीचे वाली प्रमोशन थी वो भी सारी की सारी कमेटी ने इलीगल करार दे दी, क्योंकि उसमें SOPs को फॉलो नहीं किया गया। इसमें सायरा अफजल तारड़ साहबा का भी जिक्र है रिपोर्ट में। बिल्कुल, क्या किरदार है? उनका किरदार काफ़ी इसमें उन्होंने बहुत दफ़ा इन्फ्लुएंस किया कमेटी को। इन्होंने बहुत दफ़ा, जब ये पहले तकर्रियों को चैलेंज किया गया तो तब भी सायरा अफजल तारड़ जो है उन्होंने इंटरवीन करके उन तहकीकात को रुकवा दिया जो इनके खिलाफ थी। मतलब फुल टाइम उन्होंने इनके सर पे हाथ रखा, और जब उनकी आशीर्वाद थी तो जब भी कोई इंक्वायरी कमेटी कुछ करती, कोई तहकीकात का आगाज़ करती, तो उसको इन्फ्लुएंस करके उसको बंद करा दिया जाता था। इसी वजह से ये रिपोर्ट में मेंशन है, ये रिपोर्ट में क्लियरली विद नेम मेंशन है। सायरा अफजल तारड़ साहबा का नाम है बिल्कुल। वो असरअंदाज होती नहीं थी, और वो भी असरअंदाज होती थी। कुछ और लोग भी थे जिनका उन्होंने यहाँ पर नाम नहीं लिया, लेकिन ये कि उन्होंने बताया कि कुछ और भी अहम शख्सियात थी जिनके उसमें प्रेशर में आके जो कमेटी है। अब इस रिपोर्ट के असरात क्या होंगे? असरात इस रिपोर्ट के ये होंगे कि देखें जी, उन्होंने कहा है कि जो डायरेक्टर साहब हैं वो जो बाकी के एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने उनको भी इन्फ्लुएंस किया, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई। अब ये असरात के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो चूँकि मैनेज करते हैं, लेट्स सी। लेकिन असरात में तो यहाँ तक है कि मरात वापस ली जा सकती हैं, जो तकर्री और जो सारी आपने तनख्वाहें और सब कुछ लिया है, वो FIR भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, FIR भी हो सकती है। लेकिन ये कि अब देखना ये है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये मीटिंग हुई कि जी जो ड्रैब का चेयरमैन है वो अपॉइंट करना है, और ड्रैब के चेयरमैन का तकर्रुर नहीं हो सका इनके बाद। आपको पता है ड्रैब में अजीब व गरीब काम होते हैं कि बाद दफ़ा कोई बंदा जो है वो मुर्दा डिक्लेयर होता है, लेकिन वो ड्रैब का बाद में ज़िंदा साबित हो जाता है। तो यहाँ बाद में दफ्तर भी आने लग जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी अनहोनियाँ होती हैं। तो जब पहले मतलब मुस्तकिल चेयरमैन का नहीं तकर्रुर किया गया और ये सारा कुछ चल रहा था। ये बड़ा सेंसिटिव शोबा है, ड्रैब का बड़ा सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, और इसके ज़िम्मे बड़ी अहम काम है, ख़ास तौर पर ये नारकोटिक्स अद्वियात का जिसका हम लेके चले हैं। अगर ये नारकोटिक्स अद्वियात का ही एक सेगमेंट, एक पोर्शन देख लिया जाए और उसमें इनका आसिम रऊफ साहब का जो किरदार देख लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि इनका तो इसमें ही वजाहत करनी है इनके लिए मुश्किल हो। देखें, ये तो डिपेंड करता है ना कि इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो SOPs हैं, वो फॉलो कितने किए जा रहे हैं। अब हम एक बात कर रहे थे कि हम कंट्रोल ड्रग्स की बात कर रहे थे, हम नारकोटिक्स की बात कर रहे थे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से लेकर सारी चीज़ें, अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल में चले जाएँ तो बाद लोगों को इतने सारे फॉर्म 7 आप एक ही दम जो है वो दे देते हैं। बाद लोग जो हैं वो सालों से लिस्ट में लगे हुए हैं। बाज़ लोग जब रिकॉर्ड मांगने जाते हैं तो आप उनको तंग करते हैं कि जी रिकॉर्ड जो है वो अभी हमारे पास नहीं है, फ़लाँ बंदा देगा, ये देगा, वो देगा। और मतलब ये कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर वन मैन शो होता रहा, सारी की सारी चीज़ें जो ये कंट्रोल करते रहे। और जहाँ तक आपने इस इंस्टीट्यूशन की अहमियत की बात की है, तो ये डायरेक्ट पब्लिक हेल्थ के साथ रिलेटेड है। कंपनीज़ यहाँ पे कारोबार करती हैं, अच्छा कारोबार करने वाले लोग भी हैं यहाँ पे, मतलब काली भेड़े भी हैं, सारा कुछ है। अगर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी ही आपको पता है कि जिसके चेयरमैन की तकर्री के ऊपर सवालिया निशान है, तो फिर आपको क्या होगा? मैं आसिम रऊफ साहब को ट्राई कर रहा हूँ कि शायद वो अब आ जाएं। आसिम रऊफ साहब शायद नहीं आएंगे, अगर उन्होंने आना होता तो वो काफ़ी टाइम पहले हमारे साथ कमिटमेंट बहुत दफ़ा उन्होंने की, मैं रिकॉर्ड भी दूंगा आपको और आपके साथ प्रोग्राम भी करूंगा और वजाहत भी करूंगा,
लेकिन जब भी हम उनके पास जाते हैं या उनके साथ रब्ता करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि फ़रार हो जाए। नहीं, वो वहाँ पर तो वो ऐसे ऐसे मतलब जैसे बहुत कंप्लाइंट हैं, लेकिन अब आप ये रिपोर्ट 56 पेजेस की ये रिपोर्ट है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी, जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है और इस तरह लिखा हुआ है कि पूरे का पूरा जो ड्रैप एक्ट है उसको बिल्कुल इन्होंने रौंद के रख दिया हर एक चीज़ में, ना कि सिर्फ तकर्री तरक्की सीईओशिप सारी चीज़ें, जितनी रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, जितने कंट्रोलिंग के जितने फैक्टर्स हैं, सब के ऊपर डायरेक्ट ये साहब जो हैं वो असरअंदाज होते रहे हैं। चलें डॉक्टर साहब, ये सिर्फ ड्रैब की बात नहीं है, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन में भी इसी तरह हो रहा है। बिल्कुल, वहाँ पे भी जाली तकर्रियाँ, प्रमोशन और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जिक्र करेंगे मेरे साथ। जी नाज़रीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद, और अब जिक्र करेंगे पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन का। डॉक्टर साहब, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन का केस भी हमने टेकअप किया था, उसमें भी जिस तरह ये ड्रैप में साबित हुआ जाली तकर्री सीईओ की, इसमें जाली तकर्री की गई 13 सीनियर अफसर्स की, और उसमें 17 ग्रेड के और 18 ग्रेड के लोग थे, और उसके बाद फिर उनमें से कुछ लोगों की प्रमोशन भी कर दी गई, और फिर इस पर भी एक कमेटी बनी, इंक्वायरी आई। तो प्रमोशन हुई और आपको पता है कि रेगुलराइजेशन भी हुई, तो उसमें भी बहुत सारे सवाल थे। फिर कमेटी बनी, कमेटी ने अपनी सिफारिशात भी दी। अब उसके ऊपर कितना कमल हुआ वो भी आपके सामने है, क्या हुआ। तो ये तो जो उस टाइम के आपके जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के जो हेड थे वही आपको बता सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की ये एमपी बिलाल भट्ट साहब थे उस वक्त, ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहे हैं पंजाब में, बिलाल भट्ट साहब रहे हैं। उनसे हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल वो पाकिस्तान से बाहर हैं, बल्कि फ़ॉरेन ऑफिस में हैं वो हांगकॉन्ग में, वहाँ पे गालबन सफ़ीर हैं इस वक्त, वहाँ पे एम्बेसडर लगे हुए हैं हांगकॉन्ग में। तो कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ भी रब्ता हो और उनसे उनके बारे में भी बड़ा ये, क्योंकि उस वक्त एमडी थे वो कॉर्पोरेशन के, और ये इन ऑफिसर्स को रेगुलर करने में उनका कुलीदी किरदार है, ये जो अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन। तो इसमें तो महकमे के अपने कुछ अफसरान ने ये कंप्लेंट की थी डिपार्टमेंट को कि जी इंक्वायरी कराएं, इंक्वायरी करा के आप पता करें कि जो ये तकर्रियाँ और तरक्कियाँ हुई हैं क्या ये कानूनी जो तरीकाकार है उसके ऊपर हुई हैं या और उसके बाद इसकी ऑडिट रिपोर्ट भी आई ना। ऑडिट रिपोर्ट में तो ये कहा गया कि ये इलीगल है और इनसे तनख्वाहें वापस लेने का कहा गया। अच्छा, बिलाल भट्ट साहब लाइन पे आ गए हैं हांगकॉन्ग से, तो मेरा ख्याल है कि बिलाल भट्ट साहब चूँकि इस सारे वाक़े के खुद मरकज़ी किरदार हैं तो बिलाल साहब से बात कर लेते हैं। भट्ट साहब, क्या हुआ है ये जो 11 बल्कि 13 अफसरों की जो तकर्री हुई थी आपके दौर में जब आप एमडी थे, तो ये किस तरह इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी? देखिए, ये तो बड़ी पुरानी, उससे तो कई साल पहले, 6-7 साल पहले की हुई होती है। फिर ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि इनको रेगुलराइज, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय थे सारों को रेगुलराइज करने के लिए सेक्रेटरीज के नीचे कमेटीज बनी थी। ठीक। तो वो सेक्रेटरी की कमेटी में फिर सारे केस जो है, बेशुमार लोग जो है रेगुलराइज हुए थे, ये बच्चे भी रेगुलराइज हुए थे। अब ज़ाहिर है 6-7 साल से काम कर रहे थे और गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर रेगुलराइज हुए थे। अच्छा, इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना होती है, वो नहीं ली गई। जो बाद में ऑडिट टीम ने इनके ऑडिट पैरा लिखा, उसमें तो ये कहा गया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल नहीं ली गई। नहीं, इसमें पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ है। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के नीचे कमेटी बनने के बाद पूरे मिनट्स, एक एक चीज बड़ी अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई इसमें रेगुलरिटी नहीं है। और ये एक वहाँ पे बच्चे हैं जो हमारे, जो इनके खिलाफ बेचारों के होते रहते हैं। वो कौन बच्चे हैं जो इन बेचारों के खिलाफ हैं भट्ट साहब? तो बस है, इनकी आपस में मुखालफतें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको पता है, छोटी मोटी। और जाहिर है कि ये कायदे कानून के मुताबिक पूरा हुआ है। आप मतलब सारा केस वहां से मंगवा के खुद भी पढ़ें। और बाकी ये मतलब देखें, हमारे ऊपर इल्जाम लगाना कि पैसे लेते हैं, यार हमारे बच्चे हैं, वो यंग लोग हैं, बंदा पैसे लेता है अपने बच्चों को, इस किस्म की हरकत कर सकता है। नहीं, वो भट्ट साहब, हम आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। आप चूँकि बैरून मुल्क हैं आजकल, मेरा ख्याल है कि आप वहाँ पे हांगकॉन्ग में हैं आजकल। बिल्कुल, हांगकॉन्ग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो मुझसे लें, पूरा उसका केस निकलवा के पढ़ें। अच्छा, मैंने वो केस पढ़ा है, उसमें जो ऑडिट टीम है उसने पैरा लिखा है बाकायदा, और उन्होंने कहा कि ये फिनांस डिपार्टमेंट की अप्रूवल के बगैर इनकी जो है इनको रेगुलर किया गया और इनसे तनख्वाहें वापस ली जाएँ, ये लिखा है उसके ऑडिट पैरा में।
अब मैंने ऑडिट तो नहीं देखा, लेकिन ये गवर्नमेंट की एक बकायदा पॉलिसी है जो रेगुलराइज करने के लिए होती है। उसमें फाइनेंस का नुमाइंदा भी शामिल होता है। उसमें फाइनेंस का रेगुलेशन का नुमाइंदा होता है, वो सेक्रेटरी के अंडर कमेटी होती है। उसमें एमडी का कोई काम नहीं होता। एमडी इज आल्सो लाइक एनी अदर मेंबर। अच्छा, इसमें तो बकायदा भट्ट साहब वो जो 2 आदमी थे, जो 2 ऑफिसर्स थे, उन्होंने तो सरेंडर कर लिया। उन्होंने कहा कि हमारी ये इलीगल है। एक तो महकमे ही छोड़ गया, एक ने तनख्वाहें वापस नहीं ली, तनख्वाहें नहीं विदड्रॉ की। उसकी एक वजह थी ना जी। तो उसमें जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने ये ऑर्डर किया कि जिन जिन बच्चों की ये कंडीशंस पूरी होती हैं उनकी डिग्री वेरीफाई कराई जाए। और उसमें 2-3 ऐसे बच्चे थे जिनकी डिग्रियां ऐसी यूनिवर्सिटीज की थी जो कि बकायदा रिकॉग्नाइज्ड नहीं थी, लिहाजा उनको रेगुलराइज नहीं किया गया। ठीक है ना? नहीं, इनको तो रेगुलर किया गया था। जिन बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये 17 और 18 ग्रेड के बच्चे थे भट्ट साहब। मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों को 2-3 उसमें ऐसे भी केसेस थे, अब जाहिर है जो जिनकी डिग्री जो रेगुलराइज नहीं हो सके। ठीक है ना? क्योंकि देखिए ये सेक्रेटरी साहब के अंडर कमेटी है जिसमें पूरे उन्होंने तय किया कि ये कंडीशन पूरी होंगी तो वो रेगुलराइज होंगे। ठीक है ना? आपका इस कमेटी में ये फैसला होता है। आपका इस सारे मामले में रोल क्या था? आप उस कमेटी में थे ना जी? मैं भी जिस तरह एक कमेटी का एक मेंबर मैं भी हूँ, ज़ाहिर है ऑर्गेनाइजेशन के हेड पे तौर पे एक फाइनेंस का मेंबर उसका होता है, एक रेगुलेशन का होता है, सेक्रेटरी चेयरमैन है। और ये सिर्फ यही एक महकमा नहीं, सारे महकमों में लोग रेगुलराइज हुए थे। ठीक है ना? उस पॉलिसी के अंडर। तो फिर ये हाई कोर्ट में भी केस चला गया और हाई कोर्ट ने इनसे जवाब तलब किया और इनसे रिपोर्ट तलब की, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट, वो जवाब दिया नहीं गया। इस दौरान इनमें से 5 बंदों को प्रमोट भी कर दिया गया। अब ये ताज़ा जो वाक़या हुआ है, देखिए ना, बात यह है कि अगर तो इनकी रेगुलराइजेशन जो है सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है ना, तो वो आप देखें। और दूसरा ये कि उस पॉलिसी के अंडर सेक्रेटरी इज द चेयरमैन, एमडी इज अ मेंबर लाइक ऑल अदर पीपल, लाइक फाइनेंस रेगुलेशन। ठीक है ना? और उस पूरी पॉलिसी के मुताबिक बच्चे रेगुलराइज हुए हैं प्रॉपर एक मैकेनिज्म को फॉलो करके। अब ज़ाहिर है 5-6 साल हो गए, मैं आपको पूरी डिटेल तो ज़ाहिर है मेरे भी जहन में नहीं है, आपको पता है इस बात का जी। मैं तो आपको अपनी यादाश्त के जोर पे बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा ही मैकेनिज्म था। ठीक है ना? वो हमारे रिपोर्टर नियाज भट्ट साहब, आपकी बरादरी भी है, वो भी भट्ट हैं, वो तो कह रहे थे कि भट्ट साहब ने बड़ी पार्टी शार्टी लेविश दी इन लोगों को और 40 लाख रुपया भी लिया। मैंने कहा ये आप दोनों भट्ट हैं, आप ही फैसला कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो ये सारे आपके बच्चे होते हैं। ठीक है ना? और मुझे ये बताएं कि कोई यार अपने बच्चों से पैसे लेता है, कोई ये कोई बात है करने वाली? मतलब अगर तो लेकिन भट्ट साहब अगर बच्चे पैसे दें तो फिर वापस तो नहीं किए जाने चाहिए ना? बच्चों के पैसे तो ले सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर किसी भी हवाले से 1 रुपया भी मैंने लिया हो तो मैं तो आप तो छोटी सी, मैं तो समझता हूँ कि ये सोचना भी एक गुनाह कबीरा है। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी बरादरी के भट्ट साहब कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा ये। नहीं, उनसे भट्ट साहब से भी मेरी बात हुई थी। अब मतलब देखे ना, हम लोगों के साथ, आपको पता है ब्यूरोक्रेट लड़ तो नहीं सकते। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। डॉक्टर साहब बिलाल भट्ट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वो तो कहते हैं ये बच्चे थे और बच्चों की प्रमोशन कर दी हमने और बड़े प्यार के साथ। वो कहते हैं बच्चों से भी कोई पैसे लेता। भट्ट साहब तो बहुत कैजुअल अंदाज में कह रहे थे कि जी अपने बच्चे हैं और प्रमोशन हो गई थी और हमने कानूनी तरीकाकार फॉलो किया था, लेकिन हमें देखना है कि जी जो इंक्वायरी कमेटी है जिसने सिफारिशात दी उनके ऊपर अमल हुआ है कि नहीं हुआ। भट्ट साहब ये भी कह रहे हैं कि जी मैं तब एमडी था और मैंने एज अ मेंबर सिर्फ उसमें कमेटी का हिस्सा था, तो एमडी के अप्रूवल के बगैर तो नहीं हो सकता ना काम। ये सारा कुछ और उसमें तो वाज़ेह लिखा गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी के बगैर ये सारा कुछ। बिल्कुल, तो अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि जो तो कर रही है वो गैर कानूनी है। या तो भट्ट साहब उसको चैलेंज करें या अब वाले लोग उसको चैलेंज करें, या फिर बिलाल साहब तो हांगकांग में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो याददाश्त के भरोसे आपको बता सकता हूँ कि ये सारे मेरे बच्चे थे और बच्चों से कोई बाप पैसे लेता है? बोला बस पैसे तो नहीं लेता, बच्चे दे दे तो अलग बात है। तो एक अलग बात है। बहरहाल ये कि इसका इम्प्लीमेंटेशन की जी जो इंक्वायरी
कमेटी की सिफारिशात हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात होनी चाहिए। चले, अभी इंक्वायरी जारी है और अभी इन लोगों को तलब किया जा रहा है, इंक्वायरी जारी है, हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यहाँ पे एक ब्रेक ले लें डॉक्टर साहब, और ब्रेक के बाद हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जिक्र करेंगे। मेरे साथ रहिए जी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद, और अब जिक्र गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का। डॉक्टर साहब ने पिछले प्रोग्राम में इनका ज़ीशान साहब का जिक्र किया था, डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, उनकी एमफिल की डिग्री के बारे में हमने बात की कि वो बोगस है, वो जाली है, उस पर एक इंक्वायरी कमेटी भी बनी है। अब उस इंक्वायरी कमेटी पे भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ हमने बताया था कि कुछ और लोगों की डिग्रियां भी जाली हैं और कुछ और लोगों की अपॉइंटमेंट भी जाली हुई है। उन जाली अपॉइंटमेंट में एक बड़ा नाम नदीम सईद साहब का। बिल्कुल, नदीम सईद साहब हैं। यानी इनको डिप्टी रजिस्ट्रार मेरा ख्याल है जून 2013 में इनको जी बिल्कुल, जून 2013 में भर्ती किया गया, और उस वक्त इनका जो मतलूबा तजर्बे का दौरानिया था वो बहुत कम था। 2010 में इन्होंने 2010 में इन्होंने किया है। 2010 में एमए किया, एमए के बाद 8 साल का 8 साल का तजर्बा इसके लिए चाहिए था, और आपको पता है कि पहली खिलाफ वर्जी की होगी। यानी इन्होंने 2010 से 2013 के दरमियान ही 8 साल पूरे कर लिए। 8 साल पूरे कर लिए। यानी वो कैलेंडर के मुताबिक तो 2.5-3 साल बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इनके कैलेंडर के मुताबिक वो 8 साल हो गए ऑब्वियसली। और ज़ीशान साहब की अपॉइंटमेंट में भी ऐसे ही हुआ, लेकिन ये जो नदीम सईद हैं, इनका तो फिर कोई 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस बन जाता है। बिल्कुल, और ज़ीशान साहब का तो एक दिन का भी नहीं। अब उसी एमफिल की डिग्री पे जिस पे उनका सीजीपीए इम्प्रूव किया गया एक महीने बाद आज खुद, उसी एमफिल की डिग्री पे सरकार उसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। और पीएचडी के जो सुपरवाइजर हैं मजहर हयात साहब, डॉक्टर मजहर हयात साहब, मैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बताएं कि एमफिल की डिग्री पे ही उनके क्वेश्चन मार्क है, वो पीएचडी कैसे कर रहे हैं। सुपरवाइजर जो डॉक्टर मजहर साहब हैं, वो आपको पता है वो बहुत अच्छे उस्ताद हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। अच्छा, बट जहाँ तक डिग्री, आपका वो तो सोर्स नहीं है कहीं? नहीं, मेरा वो सोर्स नहीं है। अब तो डॉक्टर मजहर हयात साहब से भी पूछना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब कंट्रोलर इम्तहानात भी हैं, डिग्रियां उनके ज़ेर साया ही जारी होती हैं, और फिर उनकी डिग्री पे, ज़ीशान साहब की डिग्री पे इतने सवाल उठ रहे हैं, और फिर उसी डिग्री पे उनको वो पीएचडी करवा रहे हैं। तो ये आपके डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? देखें, डॉक्टर साहब तो उसके सुपरवाइजर हैं, डिग्रियां भी उन्हीं के हिसाब से जाती हैं, उनसे पूछना चाहिए ऑब्वियसली। मैडम तैयबा सुल्ताना हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। मैडम तैयबा सुल्ताना उस इंक्वायरी कमेटी को हेड कर रही हैं जो ज़ीशान खान की डिग्री की वेरिफिकेशन करेगा। तो ज़ीशान खान जाली डिग्री केस में जिस कमेटी के सामने उन्होंने पेश होना है और अपनी डिग्री रखनी है और कमेटी ने फैसला करना है, उसकी चेयर हैं मैडम तैयबा सुल्ताना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान साहब के बारे में हमने बात की थी कि उनकी जो डिग्री है वो जाली है, और उसके लिए आपको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया था, तो आपने क्या इंक्वायरी की है उस सिलसिले में? वो उसकी इंक्वायरी इन प्रोग्रेस है। ये मंडे को कोई लास्ट हियरिंग है, फिर उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। आपने रिकॉर्ड का जायजा लिया होगा अब तक, और क्या तलब भी किया गया था ज़ीशान साहब को? आपने कमेटी में उनको बुलाया था? ये मंडे को बुला रहे हैं। अभी मंडे को बुलाना है आपने? जी जी। तो ये तो काफ़ी दिन से ये मामला रेज किया हुआ है हमने, और इस पे आपकी जो सरबराही में कमेटी बनी है ये भी कई दिनों से बनी हुई है, तो अब तक कमेटी ने इस पे क्या काम किया है? क्या मसला क्या आ रहा है, क्यों इसको निगरान किया जा रहा है? फिर हमारे कुछ अपने इंटरनल इश्यूज होते हैं, हमारी कमेटी इस पे वर्किंग कर रही है, तो हम इसको फाइनल हो जाएगा। ये मैडम ये भी एक इंटरनल मामला भी है यूनिवर्सिटी का, और एक्सटर्नल मामला भी है कि यूनिवर्सिटी का एक डिप्टी रजिस्ट्रार है, एफिलिएशन कमेटी का सेक्रेटरी है, उसकी जो तालीमी असनाद है वो बोगस है, वो जाली है। आपकी सरबराही में कमेटी बनी है, तो आप कह रही हैं कि अभी तक बुलाया भी नहीं आपने। सर ऐसा नहीं है, मेरे पास जो डायरेक्ट केस आया है वो इनका नहीं है। अच्छा, मेरे पास जो केस आया है वो स्टूडेंट है, जियोग्राफी के एक्स स्टूडेंट है, सेशन वही है 2009-11 का, उनका केस है मेरे पास। आपने पहले फरमाया कि ज़ीशान साहब को मंडे को बुलाया कमेटी ने, तो मंडे को ज़ीशान साहब को क्या नोटिस जारी किया गया है, क्या कहा गया उनको, क्या उनसे सवाल जवाब होंगे आपके? सर इनसे हमने डॉक्यूमेंटेशन मांगी है। देखिए हमारे अगर स्टैट्यूटरी बॉडी से कोई चीज हुई होगी तो वो थ्रू सिंडिकेट होती है, तो हमने उनसे रेकॉर्ड मांगा है, अगर उनके पास कुछ ऐसा है तो वो लेके आए। अच्छा, आपका मैडम एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इनकी एक जो डिग्री है वो जारी हुई है, उसके एक महीने बाद दूसरी
इनकी डिग्री जारी हुए, CGPA पहली में कम है, दूसरी में ज़्यादा है, इस तरह हो जाता है यूनिवर्सिटीज़ में? बेसिकली आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंगली शायद नहीं है। वो ये था कि इनका एक कोर्स था जो इन्होंने नॉन क्रेडिट कोर्स पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो वो उसकी इन्होंने रिक्वेस्ट की थी इंक्लूड करने की। तो ये डिस्क्रिशन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू प्रॉपर चैनल वो उसको ले सकते हैं। अच्छा, अगर ये थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ है और ये कवायदो ज़वाबित के मुताबिक हुआ है तो फिर ऑडिट टीम ने जो पैरा लिखा है इन पे, उसमें तो इनकी तकर्री को बोगस करार दिया है और इनकी ये डॉक्यूमेंट्स को भी बोगस करार दिया और इनके बारे में ये रेकमेंड किया गया है कि इनसे तनख्वाहें वापस ली जाएं और जो मराहत इन्होंने ली हैं यूनिवर्सिटी से वो इनसे वापस ली जाएं। तो वो ऑडिट पैरा का आपने जायज़ा लिया? सर वो हमने रिकॉर्ड मंगवाया है, वो जब हमारे पास आएगा तो हम उसको देखेंगे कमेटी में। कब तक ये कमेटी आपकी सरबराही में इंक्वायरी कंप्लीट कर लेगी? फिर ये तो डिपेंड करेगा कि वो हमारे पास क्या डॉक्यूमेंटेशन लेके आते हैं। अच्छा, यानी ये भी उनके रहमो करम पे होगा कि वो कब फैसला करवाते हैं, कमेटी का कोई रोल नहीं? नहीं सर, आप देखें, आप सच बड़ा तलख होता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसे बात करना या पहले से अगर हम बाइस होकर काम करेंगे तो गलत होगा। यूनिवर्सिटी के दीगर डिपार्टमेंट और अफराद जो इससे रेलिवेंट होंगे उनसे भी तो आपने अब तक रिकॉर्ड लिया होगा ना? सिर्फ जीशान साहब जो प्रेजेंट करेंगे उसी पे तो तकिया आप नहीं करेंगे ना? तो बाकी जो आपने डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड लिया वो क्या कहता है? जो कि बहुत बड़ा सर, देखिए हम कुछ भी चीज कहना वो कबल अज़ वक्त बात होती है, वरना कमेटी कॉन्स्टिट्यूट ना होती, सिंगल पर्सन जो होता है वो डिसीजन आ जाता। को कमेटी को टास्क क्या दिया गया है? कोई टाइम फ्रेम तो दिया गया होगा ना कि इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने सालों में आपने रिपोर्ट कंप्लीट करनी है? सर इसमें हमें कमेटी को टाइम मिलता है कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें। आपका अंदाजा कब तक है, कब तक आप ये रिपोर्ट कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह जल्दी कर लेंगे। अब तक इंक्वायरी कमेटी बनने के बावजूद उनको बुलाया क्यों नहीं गया मैडम? सर मैंने आपको बताया है कि हम अब उस पर काम कर रहे हैं, यही काफी। मेरे पास ये इंडायरेक्ट केस नहीं आया जैसे आप मुझसे ये कह रहे हैं, मेरे पास किसी और स्टूडेंट का केस आया है जिसमें ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं। वो क्या केस है जिसमें ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है? उसमें एक बच्चे ने फेवर मांगी है कि मुझे उनका सेम एनोलॉजी को अपनी डिग्री को इम्प्रूव करने की परमिशन दी जाए। अच्छा, तो लेकिन दोनों के सर्कमस्टांसेस आपस में नहीं मिलते। उसमें जीशान साहब का क्या किरदार है? जो बच्चे ने फेवर मांगी है उसमें जीशान साहब का क्या किरदार? उन्हें भी यही था कि इनकी डिग्री इम्प्रूवमेंट हुई थी, पहले HEC जो था। ये मैडम आपने खुद ही कह दिया कि ये जीशान साहब के जो मामला है इसमें ये ट्रेंड सेटर बन गए हैं, मिसाल कायम कर दी है। वो स्टूडेंट ने भी यही प्ली ली है ना कि अगर इनकी डिग्री का CGPA इम्प्रूव हो सकता है तो मैं फेल हूँ, मुझे क्यों नहीं पास किया जा सकता? यही सिंपली इम्प्रूव नहीं होता सर, उसमें जो है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, यू हैव टू मीट दैट रिक्वायरमेंट, और फिर ये होता है। लेकिन उस स्टूडेंट ने तो यही आपसे दरखास्त की है ना कि अगर जीशान साहब की डिग्री इम्प्रूव हो सकती है तो मैं फेल हूँ, मुझे पास क्यों नहीं किया जा सकता? अगर एक बच्चा मुझे चार्ज ला दे तो मैं ला सकेंगी, ऐसा तो नहीं होता ना। ये तो उस बच्चे का राइट है, उसको वो अनअवेयर है वो क्या नॉलेज है, ये हमने बताना है, उसने तो नहीं बताना। जी मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जब तक आप फैसला नहीं करेंगे जीशान साहब के मुतल्लक तो लोग तो मिसाल देते रहेंगे ना, फिर ये यूनिवर्सिटी की बदनामी तो होती रहेगी ना। सर आप थोड़ा वेट कर ले, आप थोड़ा भी पैशनेट। मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कितना इंतजार करें हम, कब तक आपकी रिपोर्ट मंजरे आम पे आएगी? मैं यही सवाल बस आपसे। सर आप 2 वीक वेट करें फिर होगा। तो ये डॉक्टर साहब आपने मैडम की बातें सुनी, वो तो कह रही हैं कि जी अभी हम बुलाएंगे उनको, बिल्कुल अभी जीशान साहब आएंगे फिर वेरिफिकेशन। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प केस है ना ये मैडम ने जो बताया। जीशान साहब जब क्राइटेरिया पूरे नहीं उतरते थे उनको डिग्री यूनिवर्सिटी ने खुद इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक कोर्स को कहा कि जी आप इसको रिपीट कर लें। ठीक है, रिपीट करने के बाद उन्होंने ऑब्वियसली उनकी तकर्री होगी, सारा कुछ हो गया। अब एक स्टूडेंट ने कहा जी अगर एक केस ऑलरेडी है
तो फिर तो मुझे फिर फेल को पास क्यों नहीं किया जा सकता? मुझे भी इम्प्रूवमेंट के लिए इजाज़तनामा जारी किया जाए ताकि मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में दाखिला ले सकूं। और इसके ऊपर ये सोए हुए थे मैनेजमेंट, इसके ऊपर इनको पता लगा कि जी ये तो स्टूडेंट को भी पता है और ये सारी चीज़ें, और अब हमें यानी करना ये पड़ेगा। ज़ुबान-ज़द आम है, अब ज़ुबान स्टूडेंट को भी ज़द-ए-आम है, पता है कि बिल्कुल। ज़ीशान साहब की डिग्री जाली है, इन्होंने आज खुद इम्प्रूव की है डिग्री और यूनिवर्सिटी की मिली भगत से की है, तो वो स्टूडेंट जो फेल है वो कहता है कि मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों फेल किया गया? अगर ज़ीशान साहब की डिग्री इम्प्रूव हो सकती है तो मेरा फेल का पास क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर तो स्टूडेंट्स के साथ अपनी ज्यादती की बात की। एग्जाम था 2019 से फर्स्ट हाँ, सेमेस्टर ये का। बताएं कि ये एक देखें, और जो बड़ा केस आप और लेके आए, ये क्या है? इन्होंने 5000 पर स्टूडेंट जो है वो फी ली, कोविड आ गया, उसके बाद एग्जाम नहीं हुआ। ये किस साल की बात कर रहे हैं? ये 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 में इन्होंने स्टूडेंट्स के इम्तिहान लेने के लिए प्रोग्राम का फर्स्ट जो पहला सेमेस्टर था semester उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। उस प्रोग्राम में इन्होंने वहाँ स्टूडेंट से फीस ली, एग्जामिनेशन फीस ली, कोई टोटल मेरा ख्याल है कि 48,000 के करीब स्टूडेंट थे। 48,000 5,000 पर जो फीस थी वो इन्होंने वसूल की यूनिवर्सिटी ने। उसके बाद एग्जाम्स नहीं हुए, स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कहा ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, फिर प्रमोट नहीं किया, फिर अगला सेमेस्टर आ गया और अगला सेमेस्टर आने के बाद इनरोलमेंट के बाद पिछले सेमेस्टर में सब के सब स्टूडेंट्स को इन्होंने फेल करार दे दिया। यानी पहला जो सेमेस्टर था जिसकी 5,000 पर पर्सन फीस ली थी 48,000 स्टूडेंट से, उसके पेपर नहीं लिए, एग्जाम नहीं लिया, एग्जाम नहीं कोई हुए, सब कुछ नोटिफिकेशन नहीं नहीं हुआ, दिया, कहा कुछ प्रमोट नहीं कर किया। देंगे, वर्बल सारा कुछ इन्होंने किया। वर्बल करने के बाद जब नेक्स्ट सेमेस्टर हो गया तो जब रिजल्ट आया तो उनको उन्होंने फेल डिक्लेयर कर ये दिया। सारे के सारे 48,000 स्टूडेंट को फेल कर दिया बिल्कुल पहले सेमेस्टर। बिल्कुल। माशाल्लाह, बगैर इम्तिहान लिए, बगैर इम्तिहान लिए 48,000 स्टूडेंट को फेल कर दिया गया। अब ये सप्लीमेंट्री एग्जाम के सप्लीमेंट्री एग्जाम के ऊपर कहा कि जी अब सप्लीमेंट्री लेंगे। अब सप्लीमेंट्री की फीस जब आप दोबारा से लेंगे, एक एग्जाम आपने कंडक्ट किया ही नहीं, आपने फीस ली, आपने एग्जाम नहीं कंडक्ट किया, आप फिर वो अगेन पैसे 48,000 स्टूडेंट के कितने पैसे बनते हैं? 24 करोड़ के करीब पैसे बनते हैं। 24 करोड़ रुपया वो किस खाते में गया? वो तो अब यूनिवर्सिटी वाले बेहतर बता सकते हैं या फाइनेंस डिपार्टमेंट बता सकता है, एग्जामिनेशन ब्रांच बता ना वो सकती है। स्टूडेंट्स को वापस हुए, बिल्कुल। ना कहीं पे उनकी एडजस्टमेंट हुई। वो 48,000 स्टूडेंट से 24 करोड़ रुपया लिया, वो इनकी जेबों में ही चला गया। और अब जब ये सप्लीमेंट्री एग्जाम इनसे लेंगे, अभी तक तो लिया नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री का भी आप बता रहे थे कि 5,000 पर सब्जेक्ट उसकी फीस है। बिल्कुल, वो उसकी फीस अलग से लेंगे और वो स्टूडेंट अब दोबारा तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो इसी को कम से देनी कम चाहिए। 5,000 पर सब्जेक्ट के 5,000 हिसाब पर से एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट की हिसाब से 50-60,000 तो फीस बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी। और ये कह रहे हैं कि जी हम वो फीस लेंगे, वाउचर स्टूडेंट जमा कराएगा तो उसके बाद उसको एग्जाम में बैठने की इजाजत होगी सप्लीमेंट्री की। अब ये चौथा 5वां सेमेस्टर चल रहा है, अब ये ये चौथा कंप्लीट 5वां जब हो सेमेस्टर चल जाएगा रहा तो है। पहले सेमेस्टर में फेल है, पहले सेमेस्टर में फेल हैं, इनको डिग्री डिग्री इशू नहीं नहीं मिलेगी। होगी। जब डिग्री इशू नहीं होगी तो इन 48,000 जो स्टूडेंट्स हैं मुझे इनका फ्यूचर बता देंगे, यूनिवर्सिटी वाले बता दें। अभी तो नदीम सईद का हमने बताया है, ज़ीशान खान का बताया है, जो 2 लोगों की जाली अपॉइंटमेंट हैं। अब और बड़ी लोग हैं जो जाली भर्ती हुए हैं, जाली प्रमोट हुए हैं, उनका जिक्र अगले प्रोग्राम में करेंगे।